The heading chemical reactions of hydrocarbons. Chemical reactions of hydrocarbons. ठीक है, सो जो पहला केमिकल रिएक्शन है आपके कोर्स में, हेडिंग है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, लिखो द रिएक्शन इन विच one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced by some other atoms is called a substitution reaction. ठीक है, लिख लिया. उसके बाद ये एक पॉइंट बना लेना. if the substitution is done by a chlorine atom, if the substitution is done by a chlorine atom, it is called chlorination. ठीक है, and if the substitution is done by bromine atom, it is called bromination. ठीक है, लिख लिया. बड़ी स्पीड में लिख रहे हो आज तो. इतनी एक्साइटमेंट, क्या समोसे तो फिर हम डेली खिलाता करें तुमको अगर ऐसी स्पीड में. कई दिन बाद लिख रहे हो कि मैथ्स की क्लास में नहीं आ रहे थे. मैथ्स की क्लास में तो आ ही रहे थे. लिखो हेडिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. जतिन बताएगा. जतिन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है रजे? गुड. तो नाम से ही बेटे पता चल गया आपको. क्लोरीनेशन मतलब क्या ऐड करवा रहे हैं? Cl. बट Cl itself कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम.
कॉम्बिनेशन में Cl2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? मीथेन गैस के साथ। तो CH4 जब Cl2 के साथ रिएक्ट करती है, ऐसे ही रिएक्शन नहीं हो सकता, रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें एक नेसेसरी कंडीशन है सनलाइट। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज इट? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो CH4 प्लस Cl2 क्या होगा? देखो बेटा समझो इसको, C के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, C के 4 बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पे Cl के 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो क्या होगा? सनलाइट की प्रेजेंस में इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। H चला जाएगा Cl के पास और ये Cl आ जाएगा C के पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्या बना मेरे पास? CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, पहले कितने का हाइड्रोजन थे? 4, अब रह गए हैं 3। ये क्लोरीन है किसके पास चला गया और उसने अपना हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करवा दिया, हटवा के दूसरे क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो क्या बनाए? क्या आप बोलेंगे इसको? तुमने करी है मेरे साथ नोमेनक्लेचर, क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो प्रीफिक्स आएगा या सफिक्स आएगा? क्लोरीन के लिए क्या आएगा बेटे? निकल ही गया मेरे मुंह से। क्लोरो, और कितने कार्बन है? क्लोरोमिथ, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एन। क्या नाम होगा इसका? क्लोरोमीथेन। कोई शक बेटा इसमें? क्लोरोमीथेन बनी, HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ठीक है, यहाँ नाम लिख देना बेटा, ये मीथेन है और ये क्लोरीन गैस है। ठीक है, डन। सर आप एक बारी पिछले वाली स्लाइड दिखा दोगे? पीछे वाली स्लाइड का बेटा ये कर लिया तूने? नोट कर लिया अच्छे से? ये ले, हो गया सर। हो गया रजे? हाँ जी सर। ठीक है, अब देखो, क्या क्लोरोमीथेन के पास और H नहीं है जो लूज कर सके या सब्स्टिट्यूट करवा सके? और H भी है उसके पास, अभी भी 3 बचे हुए हैं ना। तो ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकता, ये रिएक्शन आगे दोबारा हो सकता है। कैसे? अलग अलग रंगों से बना रहा हूँ। CH3 के पास Cl था, तो मतलब क्लोरोमीथेन था, और क्लोरीन गैस आ गई। जो लाइट बंद कर दे, और फिर से क्लोरीन गैस आ गई बेटा, Cl2 आ गया। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हुआ? CH2 Cl2 प्लस क्या बना? HCl। अब क्या नाम होगा इसका? ये भी सीखा है आपने। अब क्या नाम होना चाहिए इसका? कितने कितने क्लोरो, कितने क्लोरीन है? तो क्या आएगा? डाइक्लोरो। कार्बन कितना है? 1, तो अभी भी मिथ रहा। कार्बन अभी भी 1 है, मिथ। डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? जब कार्बन ही 1 है तो डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? मिथाइल क्यों आएगा रजे? इसका स्ट्रक्चर क्या बना इसका? मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। CH है इसके साथ, यहाँ H है, यहाँ Cl आ गया, यहाँ Cl आ गया। तो क्या नाम होना चाहिए इसका? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखनी है। इसका नाम क्या होगा बेटा? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब क्या फर्दर रिएक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है।
आप इसके साथ दोबारा से ऐसे रिएक्शन करवा दीजिए, CH2Cl2 प्लस Cl2 गैस क्या बनाएगा, CHCl3 प्लस HCl। CHCl3 का नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। हाँ बिल्कुल जाएगा आगे तक। यहाँ पे सनलाइट लिखना मत भूलना। और लास्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl. This would be टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, यहाँ तक रिएक्शन चलेगी, यहाँ सनलाइट लिखना मत भूलना। क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, अभी तक समोसे नहीं भूल पा रहा। चलें आगे, लिखें अगला। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रजे, एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एडिशन रिएक्शंस। लिखो, a reaction in which an unsaturated अनसैचुरेटेड होते हैं बेटा एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स combines with another substance to give a single product is called an addition reaction। ठीक है, और इसके लिए जो स्पेशल रिएक्शन आपने पढ़ना है बेटा वो है हाइड्रोजनेशन। इसका जिक्र मैंने किया था पिछले चैप्टर में जब हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि जब मैं ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे पास H2Cl2 और NaOH मिलती है। तो H2 में मैंने लिखवाया था हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की जाती है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोजनेशन क्या होगा, इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लिखो, hydrogenation is the addition of hydrogen gas to an unsaturated
हाइड्रोकार्बन is called hydrogenation. ठीक है, ऐसे भी लिख लेना इसको शॉर्ट हैंड. कहाँ यूज़ होती है? वनस्पति घी नहीं, वनस्पति ऑयल टू वनस्पति घी. ठीक है, और अंग्रेज इसको मार्जरीन कहते हैं. वनस्पति घी तो हम देसी भाषा में बोल रहे हैं उसको, अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? मार्जरीन. दो सेकंड बता दो. जाओ जल्दी जाओ मेरी तरफ से. बेटा कैसे ऐड करते हैं, सवाल ये होना चाहिए क्यों ऐड करते हैं. वो तो बता ही दिया ना मैंने कि ऑयल को घी कन्वर्ट करने के लिए. जो पाम ऑयल आ रहा है क्यों ऐड करते हैं? ताकि घी बना सकें. बेटा देखो मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, बट हमारी मेंटालिटी क्या होती है? विच इज़ बेटर? हमारी क्या मेंटालिटी है? घी इज़ बेटर. तो मार्केट में क्या लगे हुए बनाने में? उस ऑयल से जो हमें वेजिटेबल से मिलता है उसको कन्वर्ट करने में लगे हुए घी में. ठीक है, जैसे गगन का वनस्पति घी आता है, कौन सा बेटर होता है वो बाद में डिस्कशन करेंगे. हेल्थ वाइज कौन सा बेटर होता है, बट हमारी कई सारी बनाने की चीज़ें जैसे पूरियाँ हो गया, वो उसमें वेजिटेबल ऑयल भी चल जाता है, रिफाइंड ऑयल भी चल जाता है. पर लोगों की प्रेफरेंस है, कुछ घी में बनाते हैं, कुछ तेल में बनाते हैं. कुछ ब्रेड के ऊपर डेफिनेटली तुम ऑयल नहीं लगा सकते ना, ब्रेड के ऊपर तो तुम घी या बटर ही लगाओगे. तो मार्जरीन जो है इट इज़ द सस्ता वर्जन ऑफ योर बटर. जो प्योर बटर अफोर्ड नहीं कर सकते वो कुछ तो लगाएंगे ना रजे. कुछ किसी चीज़ में तो चुपड़ेंगे अपनी रोटियां, तो किस में चुपोड़ लेते हैं? बोलो. वनस्पति घी में. रिफाइंड में नहीं करते उसको, वनस्पति घी में उसको मतलब ऊपर से उसके बटर, बट काइंड ऑफ बटर लगा लेते हैं. समझा? तो है तो रिफाइंड से ही बनी हुई चीज़ या ऑयल से ही बनी हुई चीज़, लेकिन टेक्सचर कैसा हो जाता है अब इसका? घी जैसा हो जाता है, इसलिए वनस्पति घी बोल देते हैं इसे. लिखो बेटा इसके बारे में. तुमने मेरे को इसका मतलब बताना है. ये जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ये क्या कौन सा कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं? विश्वजीत कौन सा कंपाउंड ड्रॉ किए रेज़्यूमे ने? इथीन बनाई है. कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? सिर्फ. आर क्या रिप्रेजेंट करता था? आर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. तो तुम्हें क्या पता 2 ही कार्बन है, हो सकता है और भी बहुत सारे हों. तो मैंने तो किस तरह का कंपाउंड पूछा है, किस तरह का कंपाउंड है, कौन सा नहीं पूछा, किस तरह का पूछा है. कौन सा है? एल्कीन है ये.
ठीक है, तो एल्कीन जब आ जाती है बेटे साथ में इसके, एल्कीन के साथ हमने क्या रख दिया, हाइड्रोजन गैस रख दी, H2 रख दिया। बट ये रिएक्शन अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन गैस और एल्कीन की प्रेजेंस में करूँगा ना, इस रिएक्शन को होने में कई महीने लग जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ रिएक्शन फास्ट हो, मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री में फटाफट मेरे को वनस्पति घी मिलना शुरू हो जाए। तो मेरे को उसके लिए क्या करना है बेटा, इसको निकल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाना है। किसके साथ करवाना है बेटा, निकल कैटलिस्ट। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने निकल Na, सिर्फ Na भी लिख सकते हो, मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, और इसको हीट करवाते हैं इसकी प्रेजेंस में। तो क्या होता है अल्टीमेटली, हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसको ऐसे समझना। ड्रॉ करना चाहते हो कर भी लेना। ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ कर लेना। ठीक है, क्या हुआ कि इसका ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया रजे, मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, फ्री करवा दिया। ठीक है, और इधर हाइड्रोजन के बीच में भी आपस में डबल बॉन्ड था, सॉरी आपस में भी बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड भी फ्री हो गया। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस सी के पास चली जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन इस सी के पास चली जाएगी। ठीक है, तो क्या बना मेरे पास अल्टीमेटली, सी सिंगल बॉन्ड सी, इधर H आ गया, इधर H आ गया, इधर R था, इधर R था। देखो क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, हाइड्रोजन ऐड हो गया उसके साथ। बट ये रिएक्शन फास्ट कब होगा, जब मैं निकल की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाऊंगा। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ तुमसे। मैंने कोई भी एल्कीन लिया, हाइड्रोजनेशन किसी भी एल्कीन की हो सकती है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रखी, निकल कैटलिस्ट लिया, हीट करना शुरू कर दिया, उसको एक बंद चेंबर में हीट करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया, जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। तो अब इसके, अच्छा ब्रेक होने का मतलब क्या है राजे, देखो इसको ऐसे समझो। उप्स, ये ब्रेक होने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ कि यहाँ डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, मैं कह रहा हूँ इनमें से एक डबल सिंगल बॉन्ड हटा दो इनका और ये डबल बॉन्ड हटा दो, तो इसका मतलब क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या करेगा, अपना बॉन्ड इस वाले के साथ बना लेगा और ये बॉन्ड जाके इसके साथ बना लेगा। अब समझ आई बात, तो ये H और H ऐसे जुड़ गए इनके साथ, मेरा जो एल्कीन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में, एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता, पहले ट्रिपल बॉन्ड टूट के एल्कीन बनता, फिर वही एल्कीन टूट के एल्केन बन जाता, तो 2 बार हाइड्रोजनेशन होती है उसकी। ठीक है, लिखो चलो इसको अपने वर्ड्स में। ठीक है, और इसके लिए एक हिंट और लिख लो, हो सकता है कल के टेस्ट में आ जाए, कि मुझे एल्कीन को अगर एल्केन बनाना है, अगर मुझे एल्कीन को एल्केन बनाना है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा उसका, हाइड्रोजनेशन। एल्कीन को अगर मुझे एल्केन बनाना है, देन आई विल डू दी हाइड्रोजनेशन। क्या वो, कैटलिस्ट है बेटा, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं, जिसमें सबसे फास्ट रिजल्ट आता है वही कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। सर कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट होता है बेटा जो किसी भी रिएक्शन की रेट को फास्ट या स्लो कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कैटलिस्ट से हमेशा रिएक्शन फास्ट ही हो,
जैसे मैंने बताया ना, अगर बिना निकल के करता है रिएक्शन तो महीनों लग जाते, बट निकल के साथ हो सकता है 2 मिनट में रिएक्शन हो जाए, सेकेंड्स में रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की रेट को ऑल्टर करता है, या तो उस रिएक्शन को फास्ट कर देगा या फिर स्लो कर देगा। हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है, तो एंजाइम्स को क्या बोला जाता है, एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स। वो डाइजेशन फास्ट करते हैं। अगर पेट में एंजाइम नहीं होंगे, खाना तो सड़ेगा, अल्टीमेटली डिके होगा, डिकम्पोज होगा, बट पता नहीं कितने टाइम के बाद होगा। एंजाइम्स ने क्या करना है, उसी खाने को 4 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर देना। ठीक है लिख लो लिख लो ये लाइन भी जो इसने पूछी है। स्पेस है क्या, ये नोट कर लोगे तो बताना, फिर कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखवा दूँ। अच्छा, निकल के अलावा ना पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हो आप, पीडी भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर निकल नहीं याद रहता तो आप पैलेडियम पीडी भी लिख सकते हो। मेटल ही होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक हमने पढ़ा है। पीडी इज पैलेडियम, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पीडी इज पैलेडियम। मेटल ही है। चलें आगे। चलें आगे, लिखो। हटा दूं इसे। पहले तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिख लो रजू। Catalysts are substances that cause a reaction to that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction, ऐसे लिख लो, without the reaction getting itself affected। ठीक है, मतलब रिएक्शन पे कैटलिस्ट का कोई असर नहीं आता। रिएक्शन जैसे होनी थी वैसे ही होगी अब भी। एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन जैसे पहले होती है अब भी वैसे ही होगी, बस इसने क्या कर दिया, उसको फास्ट या स्लो कर दिया। इस केस में फास्ट कर रहा है। ठीक है कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि वनस्पति घी खाना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। नकली घी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट लेट होता है, और अनसैचुरेटेड ऑयल जो मतलब हमारा रिफाइंड ऑयल है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, लिखो चलो। वन शुड नॉट कंज्यूम वनस्पति घी
as it contains fatty acids, as it contains fatty acids which are harmful for health. Oils are unsaturated fats. Oils are unsaturated fats and should be chosen for cooking. ठीक है. नहीं कर रही बॉडी डाइजेस्ट जल्दी. अनसैचुरेटेड में डाइजेशन इजीली हो जाता है, या जो हमने पढ़ा है फैट ग्लोब्यूल्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं. फैटी एसिड्स हार्मफुल नहीं होते उसके हमारे लिए. इसके केस में जो वनस्पति घी हम खा रहे हैं वो नहीं ईजिली डाइजेस्ट हो रहा बॉडी से. चलें आगे. अगला लिखो बेटा, इसी से रिलेटेड है, अभी ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक. इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट. हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो तुम्हारे टेस्ट में. मेरे को दो ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इस बार मैं क्या ऐड करवा रहा हूँ उसमें. वेरी गुड. क्या ऐड करवा रहा हूँ? Br2 ऐड करवा रहा हूँ. तो मेरे पास दो चीज़ें दे रखी हैं. एक बार मेरे को दे रखा है सैचुरेटेड, और एक जगह मेरे को दे रखा है अनसैचुरेटेड. और मेरे को दोनों चीज़ें देखने में एक जैसी लग रही है. मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी क्या है. तो मैं उनके लिए क्या करवाऊँगा? ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ठीक है. लिखो इसके बारे में. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिखो. If an organic compound decolorizes bromine water, then it will be an unsaturated hydrocarbon. मतलब वही हुआ इसका कि अगर तो उसने डीकलराइज कर दिया, कलर क्या हुआ उसका ब्रोमीन का? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोमीन? पिक्चर नहीं आती थी बॉन्ड, नाम है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड. तो वैसे बोला है इसने, कहता कलर में हुआ, कलर क्या हो गया था? ब्राउन, रेडिश ब्राउन. क्या कलर होगा इसका? सही बोला है उसने. अब तो कभी कभी तो बेचारा सही आंसर करते हैं. क्या कलर होगा इसका? रेडिश ब्राउन. तो अगर रेडिश ब्राउन कलर चला जाए तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? अनसैचुरेटेड. अगर रेडिश ब्राउन कलर मेंटेन रह रहा है, टेस्ट के बाद भी हो रहा है, तो क्या होगा? सैचुरेटेड होगा. फॉर एग्जाम्पल लिख लो ये वाला. C double bond C, H
H and H plus Br2 reacts to form C single bond C H H H क्या हो गया Br। ठीक है, तो इस केस में इसका कलर चला जाएगा, मतलब अगर ये इनिशियली रेडिश ब्राउन कलर का था तो वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, या उसका रेडिश ब्राउन कलर चला जाएगा। बारिश आ गई है? नहीं, कबूतर है बाहर। अच्छा, इसका नाम बताओ रजी, क्या नाम है इसका? डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। कितने कार्बन है? तो नाम क्या है इसका? इथीन। ये ब्रोमीन गैस आ गई बेटे। इसमें ब्रोमो डाईथेन की बोल रही है, डाई ब्रोमोथेन बोलो। क्या नाम होगा इसका? डाई ब्रोमोथेन होगा, बट अभी भी गलत हो तुम। तुमने पढ़ने वाले को ये इंडिकेशन नहीं दिया कि ब्रोमीन कहाँ अटैच्ड है। तो या तो तुम 1 2 ऐसे लिखते या 1 2 ऐसे लिखते, दोनों ही केसेस में नंबर 1 2 ही आ रहा है ब्रोमीन के ऊपर, ब्रोमीन वाले कार्बन के ऊपर। तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। हाँ, अगर यही दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन के ऊपर लग जाते तो क्या नाम होता है उसका? 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, इथेन आएगा। सिंगल बॉन्ड हो गए ना, बॉन्ड तो सारों के सिंगल हो गए हैं, तो 1,1 डाई ब्रोमो इथेन आएगा। चलें बेटा आगे, चलें आगे। लिखो अगला हेडिंग। सर हम ये वाली चीज उसमें मेंशन नहीं करेंगे जब हमारे में क्लोरोमीथेन और ट्राई क्लोरोमीथेन बन रहा था 1,2। उसमें तो राजे मिथेन का करवाया ना मैंने एग्जाम्पल, हो तो एक ही कार्बन था ना, अच्छा हाँ, तो कार्बन ही एक था। हाँ, अगर वहाँ पे इथेन के लिए कर रहा होता तो लिखता। फिर लिखो रजे आगे, हेडिंग लिखना सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स। मतलब मैं इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स के ज़्यादातर रिएक्शंस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इथेनॉल। इथेनॉल हर पार्टी की शान। ठीक है, कॉमन नेम है इसका। अरे भाई अभी तो ठीक हो। कुछ तो तरस का मेरे पे। तुम्हारे पेपर कब हैं? 8 से। आपका साइंस का कब है? 12 को है। जिसके पेपर पहले है ना, मेरे को मैसेज करना है आज सबने घर जाके, किसका पेपर कब है साइंस का, मैं उसकी प्रायोरिटी वाइज चेक कर दूंगा। तेरा कब है विश्वजीत? सर 8 को है, हाँ, मंडे को। पहले सबसे पहले विश्वजीत का चेक होगा। नहीं बेटे, चेक करने का बेनिफिट ही है ना, गलतियाँ पता चल जाएंगी। मैं इतनी मेहनत से चेक करता हूँ, तेरे को पता तो चले ना क्या लिखना है टेस्ट में। उसमें सारी कर, तभी मैंने कहा सारी तुम्हारी लाइन बाय लाइन चेक कर दूंगा।
हाँ जी बेटा, देखो इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, बना लो स्ट्रक्चर अपने आप। इथेन है, इथेन के लिए क्या आएगा बेटे, इथेन के लिए कितने कार्बन आएंगे, 2 कार्बन और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और एक हमारे पास एडिशनल फंक्शनल ग्रुप आ गया OH का। ठीक है, ये तो है इसका स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर। अदरवाइज कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, C2H5OH या फिर CH3CH2OH। ठीक है बेटा, ये तीनों जो हैं इसके स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्केलेटल है, ये फॉर्मूला है इसका, और ये कंडेंस्ड है। चलें आगे। कल की क्लास ना मिस मत करना, हो सकता है टेस्ट ना हो कि मैं क्लास भी ले लूँ, डिपेंडिंग अपॉन आज कितना कवर होता है। ठीक है विश्वजीत, आप भी बेटा 5:30 से 6:30 वाला जो स्लॉट होता है, हो सकता है उसमें मैं क्लास ले लूँ कल तुम्हारी। या तो टेस्ट होगा या क्लास होगी, होगा कुछ ना कुछ ज़रूर, आ जाना, छोड़ना मत। तो ऑनलाइन लगा लियो या लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। ऑनलाइन नहीं लगा सकता तो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, देख लियो बाद में। इथेनॉल कंटेनिंग, लिखो बेटा लिखो, चलो। इथेनॉल कंटेनिंग 5% of water is called rectified spirit. ठीक है, is called rectified spirit. स्पिरिट कहाँ देखी है आप लोगों ने, नेल पेंट रिमूवर। हो वाह, नेल पेंट नहीं, नेल पेंट रिमूवर स्पिरिट नहीं होता रजे, वो कीटोन एसीटोन होता है वो, जो लैब में होती है, जो डॉक्टर आपका खून निकालने से पहले इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लगाने से पहले एक साफ़ नहीं करता एरिया रुई से, तुम्हें ठंडा ठंडा सा फील होता है फिर, तो वो स्पिरिट से साफ़ करते हैं, मतलब वो अल्कोहल से साफ़ करते हैं। लिखो चलो आगे। 100% अल्कोहल इज कॉल्ड 100% alcohol is called absolute alcohol. Absolute alcohol. अल्कोहल ही है, इथेनॉल के। वाइट है, पकड़ लो यार, बड़ा महंगा होता है। महंगा नहीं होता, 500 के 2 मिल जाए। तो 250 का एक माड़ा है क्या? लिखो आगे। इथेनॉल डज नॉट कंटेन, इथेनॉल डज नॉट कंटेन, बच्चों लिख लो, टीचर्स डे है आज, तुसी मेरा दूजा रूप देखना नहीं है। कंटेन एनी H positive ions or H negative ions, sorry, OH negative ions, and therefore is neutral in nature, and therefore is neutral in nature. काफ़ी लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि इथेनॉल क्योंकि कड़वी है पीने में, तो कड़वी चीज़ें, बिटर चीज़ें किस कैटेगरी के अंडर आती हैं, बेस के अंडर। तो बेस नहीं होता वो, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेस होता है, न्यूट्रल होती है। हाँ
OH जुड़ा हुआ होता है, बट वो OH फंक्शनल ग्रुप अलग एक्ट कर रहा है, केटायन नहीं बना रहा, ओ सॉरी वो एनायन नहीं बना रहा, वो इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। हाँ जी सर लिख लो, ठीक है। देयरफॉर इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, देयरफॉर इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ठीक है। हाँ जी, लास्ट चीज़ है बेटा, इट इज़ कलरलेस इन नेचर, इट इज़ कलरलेस इन नेचर। जो प्योर अल्कोहल आपको मिलती है वो कलरलेस होती है, उसका कलर नहीं होता कोई। जिसके मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लो। नहीं, हाइड्रोजनेशन से नहीं करते, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से नहीं करते, कलर डालते नहीं है। जो असली पेय पदार्थ है जो तुम सोच रहे हो जिसका कलर ब्राउन होता है, वो ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि वो लकड़ी के बैरल में एज की जाती है कई कई साल, उस पर लिखा हुआ होता है 12 साल एज्ड है, 8 साल एज्ड है, 10 साल एज्ड है। तो कारण, हाँ मतलब जितने साल एज करते हो लकड़ी के बैरल में एज करते हैं। लकड़ी किस कलर की होती है? ब्राउन। तो ब्राउन कलर लकड़ी अपना स्पिरिट को दे देती है या अल्कोहल को दे देती है, ठीक है। जो प्योर अल्कोहल होता है वो किस कलर का होता है? ये आ रहा हूँ मैं, इस डिस्कशन में भी आ रहा हूँ, बताना ज़रूरी है, जनहित में जारी है ये बात। तो प्योर अल्कोहल किस कलर का होगा? कलरलेस। मतलब अगर घर पे बनाई जाएगी, या ऐसे नहीं बोलते पंजाबियों में कि मोटर पे निकालते हैं जो, खेतों में निकालते हैं जो, वो कलरलेस ही होती है। पर वो हानिकारक क्यों होती है? क्योंकि हमें उसमें कंसंट्रेशन नहीं पता, हमारे लिए कितनी कंसंट्रेशन अलाउड है पीनी, और लोग कितनी पी लेते हैं, कितनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड पी लेते हैं, वो फिर उनके लिवर पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो मैं ये बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सी अल्कोहल कंज्यूमेबल है, पी जा सकती है? इथेनॉल, ठीक है। सिर्फ जो तुम्हारा रबिंग अल्कोहल है जिसमें तुम सैनिटाइज कर रहे हो अपने हाथ, उसको पी क्यों नहीं सकते? पहली बात ये कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसकी। दूसरी बात ये कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। सिमिलरली मीथेनॉल, इथेनॉल होती है जैसे, वैसे ही मीथेनॉल भी होती है। डीनेचर्ड मीथेनॉल एक्चुअल में क्या है? दैट इज़ योर सस्ती शराब। ऐसे बोलते हैं ना कि फलाने इलाके में सस्ती शराब पी के 4 लोगों की हुई मौत। तो सस्ती शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? वैसे तो कोई भी नहीं पीनी चाहिए, पर सस्ती क्यों नहीं पीनी चाहिए? क्योंकि सस्ती वाली हमारे लिए पॉइजनस है। मिथेनॉल जो होता है वो हमारे लिवर सेल्स को अटैक करके उनकी कोगुलेशन करवा देता है, या हमारे लिवर सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि शराब पीने से लिवर ख़राब हो गया, ठीक है। तो कौन से केस में लिवर ख़राब हुआ? जब उसने सस्ते वाली पी, जब उसने मिथेनॉल, सस्ते वाली का मतलब क्या होता है? उसकी फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हुई। फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हुई तो इसका मतलब उस केस में मिथेनॉल भी निकल गई बाहर, इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल भी बाहर आ गई। वाटर कंसंट्रेशन वो तो अलग अलग बन सकती है ना। जब तुमने डिस्टिलेशन प्रोसेस ही प्रॉपर नहीं किया। डिस्टिलेशन क्या होता है? आप उसको गर्म कर रहे हो, वो स्टीम की फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में ऊपर इकट्ठी होगी, तुमने उसको कंडेंसेट कर लिया ट्यूब से, पाइप से कंडेंसेट कर लिया। तो वो कंडेंसेशन जो है या वो जो डिस्टिलेशन है वो आपकी इफ़ेक्टिव नहीं थी, आपने जल्दबाजी में करी। डिस्टिलेशन बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
हो सकता है जो रिजल्ट डिस्टिलेशन के बाद आया उसकी दोबारा डिस्टिलेशन करनी पड़े आपको, उसकी आपको कॉलम डिस्टिलेशन करनी पड़े, अलग अलग फॉर्म्स हैं उसकी डिस्टिलेशन की, ठीक है। तो हर बार जो हमें मिलती है चीज़ वो क्या होती है, कलरलेस। बट मेरे को उसको मार्क करना है, मेरे को स्पिरिट मार्क करनी है। तो स्पिरिट किस कलर की होती है? जब वो डॉक्टर लगा रहा होता है आपके यहाँ पे इंजेक्शन लगाने से पहले, किस कलर की होती है? ब्लूइश होती है। वो मार्किंग है उसकी कि ये पीने वाली नहीं है, ये रबिंग अल्कोहल है, आपने इसको सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इंटेंशनली, उसमें क्या कलर ऐड कर देते हैं? ब्लू कलर ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखो रजे। ये ग्लूकोज तो कलर होता है, कलरलेस ग्लूकोज। ग्लूकोज कलरलेस। तेरे चढ़ा नहीं गया कभी ड्रिप? मेरे चढ़ी है बेटे मेरे से पूछ। जब वो इंजेक्शन भी लगाता था बस मन में ही आता था मौत आ जाए बस इंजेक्शन ना आए कभी दोबारा जिंदगी में। लिखो बेटा कंबशन इसकी, आग लग सकती है अल्कोहल में, ठीक है। अब ये मत करना कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार पी रहा हो जाके टेबल पे गिरा दी और माचिस फेंक दी उसके ऊपर, लग जाएगी आग सच में। C2H5। वो मम्मी नहीं कहती कि आग लगा दूंगी तुम्हारी बोतलों को, तो फैक्ट है, वो हो सकता है, किया जा सकता है उसको। तो C2H5OH plus O2 gives CO2 plus H2O प्लस हीट। देखो बैलेंसिंग देखो रजेश की, 3 इसमें नहीं, पहले तो हाइड्रोजन ही करवाओ। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 6। यहाँ पे कितने हैं? 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी वजह से रजे ऑक्सीजन कितनी होगी? 3 इस पे आ गई, 2 5, 2 इस पे, 1 इस पे, कितनी होगी? 3। 2 लग जाएगा। तो क्या करूं? 2 लगा दूं यहाँ पे। अच्छा हो गया बैलेंस। कहाँ हुआ बैलेंस? कार्बन रह गया ना, कार्बन को तो करवाओ। तो यहाँ पे 2 कार्बन आ गया, अब ऑक्सीजन कितनी होगी? 4 और 2 लगेगा ना, 4 लगेगी, 3 लगेगा। देख लो, 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको तो 1 ही रहने दो, इसको 3 कर दो, होगी बैलेंस। लिखो इथेनॉल बर्न्स, ethanol burn with a clean flame. Ethanol burn with a clean flame, non-sooty, सूटी बताता हूँ भी क्या होता है। फ्लेम, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड, ये अभी गडकरी सर ने नया शुरू किया है, पेट्रोल जिसके अंदर इथेनॉल मिक्स है। पढ़ा है किसी ने? E20 के नाम से पेट्रोल आया एक, ये जो यहाँ महंगा नहीं होता, सेम रेट का है। ये जो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगी गड़ी में इथेनॉल बनाने की, तो इथेनॉल बना के कर क्या रहे हैं, उसको पेट्रोल में मिक्स करके बेच रहे हैं, ठीक है। उससे से बोला था पेट्रोल सस्ता होगा, हुआ तो है नहीं। Therefore ऐसे लिख लो, therefore it is used as an additive in petrol, ठीक है। हाँ, सूटी का मतलब क्या होता है राजे? तुमने कभी घर पे जोत जलाई है? जोत, धूप नहीं कह रहा मैं, जोत कह रहा हूँ। तो जब तुम जोत जलाते हो, अगर तो तुमने तिल की जलाई है कभी, या सिर्फ तेल की जलाई है, तो उसमें से काला धुआं निकलता है ना, उसको सूट बोलते हैं। तो इसकी जो फ्लेम होती है वो नॉन सूटी होती है, मतलब उससे काला धुआं नहीं निकलता, क्लीन जलती है वो, ठीक है। अगर सूट निकल रही है या धुआं निकल रहा है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन है। इसके केस में कंप्लीट कंबशन हो रही है, ठीक है। लिखो बेटा आगे। हाँ
एक्स्ट्रा ग्रीन होता है हाँ होता है जो हाई कॉस्ट वाला होता है, वो तो कभी भी नहीं डलवाना चाहिए, स्कैम है वो। हाँ अरे तुम्हारी माइलेज पे मुश्किल से 1 का फ़र्क आता है, 1 या 1.5 किलोमीटर का। और कॉस्टली वो ज़्यादा होता है, 10-15 रुपये कॉस्टली होता है। वो बोलता है कि इंजन लाइफ बचाता है, कुछ करता है नहीं। मैं नहीं डलवाया आज तक कभी, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ वो खड़े वहीं पे होते हैं, मना करता करो ना कि हमने नहीं डलवाना। अपने यहाँ डाल देते हैं दीवार तो तुमसे नानी होती। लिखो चलो आगे। एल्कलाइन पोटाशियम पर मैंगनेट। और तेरा टाइम हो गया जाने का। एल्कलाइन पोटाशियम पर मैंगनीट। और अगला लिखो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। गुड इवनिंग। ठीक है, ये हो गया रजे KMnO4 और ये हो गया K2Cr2O7। K2Cr2O7 NaOH और ये हो गया आपका H2SO। बेटा क्या कर रहा है, जल्दी चल। ये कह रहा है ऊपर उठाओ जरा साइड में डाइक्रोमेट। अब लग रहा है मेरे को तुम्हारा हो जाएगा टेस्ट जितना ना कल का, तो लिया जा सकता है कल टेस्ट। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। देखो these are the two strong oxidizing agents. These are two oxidizing agents. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो खुद रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ठीक है, खुद रिड्यूस होके साथ वाले को ऑक्सीडाइज करवा देंगे या फिर ऑक्सीजन ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखो रजिस के नीचे, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल क्या होता है इसमें? C2H5OH में हमने इंटेंशनली 2 ऑक्सीजन एटम्स ऐड करवाए। कैसे ऐड हो सकते हैं? 2 वेज इनको ऐड करवाने के। ठीक है, या तो मैं अपने पास लेके आऊँ रजे, हाँ फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल भी आएगा किससे? इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आ जाएगा। या तो वो होगा बेटा एल्कलाइन KMnO4 या होगा वो एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। आइदर इट इज़ एल्कलाइन KMnO4 और इट इज़ एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या बनता है रजे? ये बना देता है CH3COOH plus H2। It forms CH3COOH plus H2। ठीक है, नाम बताओ चलो इनके, क्या नाम बने? ये तो इथेनॉल था रजे,
This is ethanol. Ethanol reacts with हो गया बेटा नोट। तो मतलब ये एक वे है मेरे लिए कि मैं किसी भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो इसके नीचे जनरल रिएक्शन भी लिखो ये वाला। ये मेरे लिए एक वे है टू कन्वर्ट एनी अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, और कन्वर्ट कैसे करवाऊंगा मैं? इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और आई कैन यूज़ एसिडिफाइड। बेटा दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कोई एक लिख सकते हो आप। ठीक है, और K2Cr2O7। दो लेक्चर और बस, मंडे को हो जाता कंप्लीट। ये मंडे को हो जाएगा कंप्लीट ये रिप्रोडक्शन। इसमें डिटर्जेंट एंड सोप्स रहते हैं, कपड़े धोना सिखाऊंगा तुम्हें। लिख लिया? चलें आगे, अगला लिखो रजे। लिख लिया विश्वजीत आपने भी बेटा? ये भी इम्पोर्टेंट है, हाँ जी सर। याद रखना। ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं, मॉड्यूल से पढ़ के आना अच्छे से। देखो चलो अगला लिखो, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल। रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल with ethanol. So C2H5OH when reacts with Na forms C2H5O negative Na positive plus H2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। We call it as sodium ethoxide. लिख लो, ethanol with sodium reacts to form sodium ethoxide and hydrogen gas. ठीक है बेटा, चलें आगे। लिखो, स्पेशल नोट बना लेना इसका। मतलब ये एक और टेस्ट होता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। लिख लो, दिस इज द सोडियम टेस्ट। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ OH group when sodium reacts with alcohol
it liberates hydrogen gas which can be detected by bringing a burning matchstick near it and hearing a pop sound. And hearing a pop sound. ठीक है. बस 2 रिएक्शंस और लिख पाऊंगा, बाकी का मंडे को करते हैं. मंडे या कल देखते हैं. हटा दो. लिखो बेटा. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वाला. 4th रिएक्शन जो है इसका इम्पॉर्टेंट है. रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन. ठीक है. डिहाइड्रेट करना क्या होता है? हम कब बोलते हैं कि हमें डिहाइड्रेशन हो गई है? जब हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है. ठीक है. तो मैंने तुमको पिछले लेक्चर में भी सिखाया था, जो H2SO4 है, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, वो दोनों ही एक्ट करता है. वो ड्राइंग एजेंट भी है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है. तो मतलब वो फिज़िकली और केमिकली दोनों चीज़ों में कैपेबल है पानी को रिमूव करवाने के. फिज़िकली केमिकली दोनों. फिज़िकली कैसे? मैंने एग्जांपल दिया था कि आज अगर मेरे पास एक पूरी बॉटल के अंदर यहाँ तक सल्फ्यूरिक एसिड था, मैं इस बॉटल को ओपन छोड़ के चला जाऊँ और मैं थोड़ी देर बाद आके 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद आके देखूँ तो मुझे इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड ओवरफ्लो करता हुआ दिखेगा. क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है मॉइस्चर को लेके, पानी को लेके. इसने कमरे से उस पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, तो कमरा क्या हो गया? अब ड्राई हो गया है. तो ये स्ट्रॉन्ग ड्राइंग एजेंट भी है और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है. फिज़िकली और केमिकली दोनों तरीके से पानी को रिमूव करवा सकता है. ठीक है. तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम केमिकल रिमूवल पढ़ रहे हैं. तो लिखो इसके बारे में. रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठंडा हो जाएगा? क्यों, अभी नहीं हो रहा क्या? हाँ, अभी नहीं हो रहा कमरा ठंडा. रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एनी कंपाउंड. ठीक है. तो इस केस में हम यूज़ कर रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट. इन दिस केस वी हैव इज कंसनट्रेटेड H2SO4. आज विश्वजीत बोल नहीं रहा, कुछ है क्लास में? हाँ, बैठे. ठीक है. लिखना चाहते हो लिख लो. स्ट्रॉन्ग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो है कंसनट्रेटेड H2SO4. तो मैंने क्या किया, मैं इसके पास लेके आया C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C. और मैंने इसको सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन से ट्रीट किया. ठीक है. लिख लेना राजे. 443 केल्विन्स में ये रिएक्शन होता है. दिस रिएक्शन इज अकरिंग एट 443 केल्विन्स. ठीक है. हमने इसको इससे हीट किया साथ में. समझना क्या हुआ. ठीक है.
इससे ये OH टूट गया और इससे ये H टूट गया। OH और H अलग अलग कार्बन का जाता है, तो इससे OH गया, इससे H गया, तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, H2O। लेकिन इसके बॉन्ड फ्री हो गए, या मैं कह सकता हूँ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया कार्बन का और इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया कार्बन का। तो वो कार्बन कार्बन क्या करेगा, अब आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो क्या आया रिजल्ट, C डबल बॉन्ड C, H H H H। तो उसने ऐसे आपस में मिलके बॉन्ड बना लिया। डन, ठीक है। तो ये एक जनरल वे क्या हो गया कि मेरे को आप कोई भी अल्कोहल दो, मैं उसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एल्कीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे कोई भी अल्कोहल दे दो, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा किसी भी एल्कीन में। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटे, मैंने बॉन्ड तुमको समझाने के लिए बनाए थे, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो पेपर में, इसके मार्क्स नहीं कटते। CH3 CH2OH when passed through concentrated H2SO4 at 443 kelvins forms CH2 double bond CH2 and H2। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटते इस चीज़ के। और जनरल रिएक्शन लिख लो, अल्कोहल्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एल्कीन्स प्लस वाटर, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन। जाने से पहले ना मेरे को लिस्ट ही बनवा दो किसका पेपर पहले है, मैं पहले उसी के टेस्ट चेक कर दूंगा सारे, स्टार्टिंग विद विश्वजीत। फिर किसका है, आपका 17 को है, आपका 12, तो मतलब मितेश, जानवी और रिद्धि का पहले चेक करना है, ठीक है। हो गया बेटा, लास्ट है बस। ये चैप्टर नहीं आ रहा टेस्ट में तो आएगा बे कल। सर मेरे में तो पहले के 2 ही आ रहे हैं। अच्छा, तेरे में पहले के 2 आ रहे हैं, अरे यार भाई तुम्हारे स्कूल वालों को डर नहीं लग रहा क्या, पेपर जल्दी है इस बार, सिर्फ जानवी के स्कूल वाले कंसर्न है चलो अच्छा, लास्ट है राजू, लिखो चलो फटाफट। लास्ट है 5th रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन। ओए चंटू बंटू लिखो फटाफट, एस्टेरिफिकेशन क्या होती है। एस्टेरिफिकेशन, एस्टर बनाना। एस्टर क्या होते हैं, दीज आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। लिखो, एस्टर्स आर sweet smelling substances used in making perfumes, ठीक है। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद, ये परफ्यूम अल्कोहल होता है ना, ज़रूरी नहीं है रजत, परफ्यूम अल्कोहल की हो ज़रूरी नहीं है। अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं या ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स होते हैं। जैसे इतर जो है, इतर ऑयल बेस्ड होते हैं, और लेकिन फिस्फिस वाला जो होता है वो अल्कोहल बेस्ड होता है। अल्कोहल डालने का पर्पस किसी भी परफ्यूम में या किसी भी दवाई में होता है कि उससे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है वो स्किन के अंदर, ठीक है। लिखो, व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड and an
alcohol reacts esters are formed. Esters are formed. ठीक है, लिखो रजे C2H5OH प्लस CH3COOH जब रिएक्ट कर रहे हैं रजे मेरा तो वे कुछ और था वैसे इसको पढ़ाने का, वैसे ही पढ़ा देता हूँ, कन्वीनियंट हो जाएगा तुम्हें याद करना। इसको ना उल्टा लिखना, ठीक है? सर हम फॉर्मूला में भी C2H5 यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, केमिकल फॉर्मूला ही तो है वो उसका। इसको ना मैं जान के ऐसे लिख रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ा कन्वीनियंटली याद रहे ये। क्या बात कर रही है जानवी बेटा, प्लीज़ फोकस कर लो, ठीक है? तुमने कन्वीनियंटली ऐसे याद रखना है इसको, इसका OH और ये H हटा दो, क्या बन गया? H2O बन गया, ठीक है? और तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आया अब? C2H5OOCCH3, ठीक है? तो ये C2H5 के लिए क्या लिखना है हमने? इथाइल, इसके लिए हमने लिखना है इथाइल। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए हमने लिखना है इथेनोएट, ठीक है? इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट। डन हो गया सबका? तो आज के लिए इतना ही बढ़ते हैं बस। इसी में से तुम्हारा कल का टेस्ट आएगा, आ जाएगा। अब टेस्ट जितना पढ़ लिया है तुमने, हो जाएगा तुमसे। इन्हीं रिएक्शंस को, 5 रिएक्शंस को याद करते करते मेरे को पता है ना हो जाएगी तुम्हारी, नहीं हो पाएगा ईजिली। मेथड क्या सिखाया है मैंने लर्न करने का? रिएक्शंस उल्टा करके करो। 2 बार देख के लिखना है, 2 बार बिना देखे लिखना, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट कल के लिए। मैं देता हूँ टेस्ट चेक करके तुम्हारे।